नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। ठंड में प्रदूषण से जंग के लिए आज से सोनीपत और पानीपत ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की जद में आ गया है। इसकी वजह से सोनीपत और पानीपत में लाखों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया। दरअसल एनसीआर में आज से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो गया। इसके तहत कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेशों पर टेक्सटाइल नगरी के उन 500 डाई हाउसेज और 100 कंबल प्लांट को बंद कर दिया जाएगा जो कोयले से चल रहे हैं। इन इलाकों में अब केवल पीएनजी से चलने वाले उद्योग ही खुल सकेंगे। वहीं अगर डाइंग यूनिट बंद हुई तो धागा केमिकल, बेडशीट्स, तौलिए, कंबल, पैकेजिंग समेत तमाम उद्योग बंद हो जाएंगे। उद्योगों पर ताला लगाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें फील्ड में उतरेंगी। वहीं उद्यमियों ने इसके विरोध में अब आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। तो पानीपत सोनीपत के करीब 1000 उद्योग ऐसे हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है। जहां पर आईक्यूए 0 से लेकर और 50 तक रहता है वो अच्छा रहता है। और आपको हम बता रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आखिर किस किस तरह से और किस किस कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है। सर्दियों के मौसम के अंदर ये 200 से 300 पहुंच जाता है, बहुत खराब जिसे कहते हैं, और 300 से ऊपर तो स्थिति बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन रहे, इसीलिए इन नियमावलियों को लागू किया गया है, जिसका एक सिक्के के दो पहलू। अगर प्रदूषण से बचते हैं तो फिर रोजगार की मार जो है वो झेलनी पड़ती है। बॉयलर्स पर चलने वाली फैक्ट्रियां अब नहीं चल पाएंगी। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है, आदेश जारी किए गए हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उस पर इसका सबसे ज्यादा सीधा असर पड़ने वाला है। जो बायोफ्यूल है और जो पीएनजी है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस, केवल उन पर ही वो चल पाएगी। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी गंभीर होगा तो आम लोग निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे। डीएमआरसी, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, अस्पताल और पानी सप्लाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स का काम जो है वो किया जा सकता है। वो उद्योग बंद रहेंगे जहां पर पीएनजी या स्वच्छ ईंधन नहीं इस्तेमाल हो रहा है, उन उद्योगों पर रोक रहती है। पेपर एंड पल्प प्रोसेसिंग, थर्मल पावर प्लांट हफ्ते में केवल 5 दिन ही काम कर पाते हैं। पानीपत के लोगों पर किसी चीज का असर कैसे पड़ रहा है, खासतौर पर जब उद्योगों की बात करें, क्योंकि टेक्सटाइल हब के तौर पर पानीपत को जाना जाता है। जानते हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो यही सवाल है आपसे कि ये खबर आने के बाद, नियमावली लागू होने के बाद, क्या कुछ रुख है उद्योगपतियों का जो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? देखिए केशव, मैं सबसे बड़ी अपडेट तो यही दे दूं कि जहां पर मीटिंग होनी है उस समय उस जगह हम यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डाइंग एसोसिएशन के जो प्रधान हैं राणा जी, वो भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो जिस तरीके से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया था कि देखिए सितंबर का जो है लास्ट दिन था, उसके बाद जो है 1 अक्टूबर से लगातार जो है इस तरीके का था कि सारी चीजें जो है, आप ये लगा लीजिए कोयला से जो है डाइंग उद्योग जो है, यहाँ पर 500 डाइंग उद्योग हैं जो लगातार कोयले से चल रहे हैं, उसको लेकर वो बंद होंगे। तो उसमें कम से कम आप सोनीपत पानीपत में लगा लीजिए कि 7 लाख के करीब जो है ऐसे उद्योग हैं जो जो बंद हो जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पर। तो उद्योगपतियों का क्या कुछ रुख है जितेंद्र इस बात पर? जितेंद्र, आवाज आ पा रही है आपको? जी जी जी, बताएं। उद्योगपतियों का कहना क्या है, क्योंकि बेरोजगारी की मार उन पर पड़ेगी, उद्योग प्रभावित होंगे, विकल्प क्या है?
देखिए केशव, इसमें विकल्प कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके से एक गाइडलाइन थी, एक साल भर से जो है उद्योगपतियों को, और जो उद्योग चल रहे हैं, छोटी छोटी इकाई चल रही हैं। अगर पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में 25 से 30 हजार ऐसे उद्योग हैं जो लगातार जो है डिपेंड रहते हैं कोयले पर। और कोयले की समस्या जो है वो सबसे बड़ी, जिस तरीके से वायु प्रदूषण को लेकर था, तो उसको लेकर जो है ये गाइडलाइन दी गई थी एनसीआर के अंतर्गत कि आप जो है या तो पीएनजी पर शिफ्ट हो जाएं या फ्यूल पर शिफ्ट हो जाएं। अब दिक्कत ये है कि जो बॉयलर हैं, जो काम करने वाले हैं इंडस्ट्री में, मजदूर हों या उद्योगपति हों, उनका ये कहना है कि सरकार ने उसके लिए हमें समय ही नहीं दिया। उसके लिए कम से कम 2 साल का हमें समय चाहिए, जिससे हम पूरी अपनी इंडस्ट्री को बदल सकें। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके की 500, मैं कहूंगा 500 डाइंग हाउस हैं जो लगातार जो हैं कोयले से चलते हैं, उनका यह भी कहना था कि और अन्य राज्य हैं, एनसीआर को छोड़ दिया जाए, गुजरात है, पंजाब है और अदर्स राज्यों में कोयला जो है वहां सस्ता है। अगर हम पीएनजी या फ्यूल पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लागत भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो है माल किस तरीके से दे पाएंगे। अब समस्या ये आ रही है जो एक्सपोर्ट का जो है, मैं बता दूं आपको कि पानीपत से 15 से 20 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट है। अगर डोमेस्टिक की बात की जाए तो 25 से 30 हजार करोड़ का डोमेस्टिक का व्यापार जाता है। अब बहुत से ऑर्डर जो है यूरोप, जापान आदि देशों से लिए गए हैं, तो वो ऑर्डर किस तरीके से दिए जाएंगे। अगर वो ऑर्डर दिए भी नहीं जाते तो कहीं ना कहीं इसमें भारत की साख भी धूमिल होगी। तो इसी को लेकर जो है उद्योगपतियों में भी नाराजगी है और वो कह रहे हैं कि अगर इसका हल नहीं निकाला गया, जो इससे तमाम जुड़े हुए मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, उन पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। वो किस तरीके से काम करेंगे, यह उनका एक सबसे बड़ा प्रश्न है। जी। तो अब जितेंद्र, अगर विरोध प्रदर्शन की बात करें, क्योंकि वो रोष प्रकट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो छोटे व्यापार हैं जैसे कि ढाबा है, होटल्स है, जिनकी आजीविका, दैनिक जो उनका मुनाफा है उसी पर आधारित होती है, सीधा प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ रहा है इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए केशव, इसका प्रभाव जो है हर तरीके से पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आज से देखिए जिस तरीके से इंडेक्स है, अगर दिल्ली की बात की जाए, जैसे ही वायु प्रदूषण का एक दायरा जो दिया गया है कि दिल्ली में अगर ये लगा लीजिए 300 से ऊपर का जो है वायु प्रदूषण का रहता है, तो उसको लेकर जो है तमाम बसें वगैरह, डीजल से चलने वाले सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी। अभी तो इंडेक्स जो है वो 127 दिखा रहा है यहाँ का। तो दोनों तरफ की मार है। और हमारे साथ जो है देखिए आज जो है व्यापारी जो है, चाहे फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, एक बड़ी बैठक होने वाली है। और हमारे साथ जो है डाइंग एसोसिएशन के जो प्रधान है भीम राणा, वो भी हमारे साथ हैं। उसी जगह हम खड़े हैं जहां पर बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है, बहुत बड़े व्यापारी लोग जुड़ सकते हैं। जी ठीक है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कमलजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पानीपत में स्थानीय पर्यावरण अधिकारी हैं। कमलजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। संपर्क टूट गया है। जितेंद्र, वापस आता हूं आपके पास। एक सिक्के के दो पहलू, यही सवाल मैं उनसे भी करूंगा। अगर व्यापारियों की बात मान लें, अगर चीजें देखी जाएं, तो एनसीआर में हमने सर्दियों का वो दौर भी देखा है जब विजिबिलिटी केवल 10 फीट तक रह जाती है, हवा इतनी जहरीली हो पाती है कि लोग सांस नहीं ले पाते हैं। तो चीजें तो वो भी जरूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये आपने ये प्रश्न बिल्कुल ठीक कहा है। इसको लेकर भी हमने तमाम प्रश्न किए थे, लेकिन इंडस्ट्री के व्यापारियों का ये कहना है कि इसमें जो है इंडस्ट्री की तरफ से इतना पर्यावरण को प्रदूषित नहीं किया जाता, जितना तमाम जो है यातायात हैं, जो जाम लगे रहते हैं, जो व्हीकल हैं, उनसे जो प्रदूषण होता है वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने में सक्षम है। इंडस्ट्री में लगातार जो है वो चिमनियों का ध्यान रखते हैं। और देखिए हमारे साथ जो है भीम राणा खड़े हैं, उनसे अगर सर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो बताएं, उनसे क्या प्रश्न किया जाए। सबसे पहला यही पूछिए जितेंद्र कि आखिर इस तरह की जो वैकल्पिक व्यवस्था है, अब नियम तो लागू हो चुके हैं, तो क्या करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी चीज को? भीम जी, जिस तरीके से अब विकल्प आपके पास नहीं बचा, इसमें अब आप क्या करने वाले हैं? जिस तरीके से एक आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, अब उसको लेकर आप पर जिम्मेदारी है और तमाम जो है जितने भी व्यापारी लोग हैं एनसीआर के, वो जुड़ने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है, पूरे एनसीआर के लोगों से बात करें, बस आज से हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं, क्योंकि जो उन्होंने हमारे ऊपर इन्वायरमेंट लॉस के नाम पे लगाया कि उनको 5 से 4 साल तक की जेल, 1 करोड़ तक का, कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो एक काम है। कोई फ्यूल डाल रहा है, कोई वर्कर थोड़ा फ्यूल ज्यादा डाल देगा तो धुआं ज्यादा निकल जाएगा। और हमें ये तो कह दिया कि आप पीएनजी पे या बायोमास फ्यूल पे शिफ्ट हो जाओ,
पर बायोमास पे एक शर्त लगा दी कि अपने जो धुआं निकालना वो 80 एसपीएम का निकालना है। ठीक है भाई, 80 एसपीएम का धुआं निकाल सकते हम निकाल लेंगे, हम प्रदूषण करना थोड़ा चाहते हैं, क्योंकि जनरेशन हमारी ही काम करनी है या हम ही काम करते हैं। तो लेकिन वो कैसे आएगा, कौन से इक्विपमेंट से आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। हमने खुद 4 महीने 6 महीने लगे हुए हैं, अभी तक तो हमने सफलता हासिल नहीं करी है 80 एसपीएम पे जो आ जाए। इसलिए हमने यही फैसला किया अभी तक इंडस्ट्री बंद कर दो। अब खाली बैठे हैं तो लोगों से बात कर रहे हैं, पूरे एनसीआर में लोगों से बात कर रहे हैं अभी क्या करें। अब की बार सिर्फ रोड पे ही नहीं 50,000 60,000 आदमी आएगा, बल्कि लाखों आदमी हम चंडीगढ़ और संसद भवन तक अब की बार मार्च करेंगे और अपने वर्करों के साथ। क्योंकि अगर मैं पानीपत की ही खाली बात करूं तो 6 से 7 लाख वर्कर डायरेक्ट इफेक्टिव है, और पूरे एनसीआर की बात करूं तो कम से कम 2 से 3 करोड़ आदमी इससे इफेक्टिव हो रहा है और सबकी नौकरियां जाने वाली हैं। लेकिन जो जुर्माना लगाया गया है वो जुर्माना इतना लगाया गया है 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा। और जिस तरीके की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बदलाव अगर करना भी हो तो कितना समय लग जाएगा आपको पीएनजी और इस पे फ्यूल पे आने के लिए, उसमें कितना वक्त लग जाएगा? उसके लिए बहुत समय लगेगा। बेसिकली जो इसमें अगर हम पीएनजी में शिफ्ट होते हैं तो उसके लिए हमें बर्नर चाहिए, गैस के बॉयलर चाहिए, जो इतनी बड़ी संख्या में बन ही सकती है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है ही नहीं हमारे यहाँ। और जहां तक बर्नर है वो तो मोस्टली हमारे यहाँ इंपोर्ट होते हैं, इंडिया में बहुत कम बनाते हैं। नारायण कंपनी बनाती है, 1 2 और बनाता होगा कोई, नहीं मेन सारे इंपोर्ट होते हैं। तो कितनी हम संख्या में कैसे आएंगे, कितने बोलेंगे, और एक समय लगेगा। ये 5-6 महीने में हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। अभी हमारे कम से कम 1 साल का समय चाहिए। और बायोमास चलाने के लिए भी हमें ये जो फ्यूल यूज करेंगे उसके लिए भी हमें कौन से चाहिए, वेट स्क्रबर चाहिए, बैक फिल्टर चाहिए, ईएसपी चाहिए, उसके लिए भी एक लंबा प्रोसीजर। राणा जी, जिस तरीके से आज जो है एनसीआर के जो है तमाम व्यापारी लोग आपके साथ मीटिंग करने वाले हैं, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, एनसीआर के तमाम व्यापारी जुड़ेंगे, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री जो है पर्यावरण के, उनसे भी मीटिंग हुई, कुछ बात हुई, आगे का किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से भविष्य देख रहे हैं? वैसे हम पर्यावरण मंत्री से एक बार मिल चुके हैं, भूपेंद्र यादव जी से। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम जल्दी इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, पर 1 तारीख आगे अब तक सोचा नहीं है। और भी हम अपने चेयरमैन हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हरियाणा के, उनसे सबसे मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई कुछ नहीं, आश्वासन नहीं दे रहा कोई क्या होगा। आखिर में आज ये पोजीशन आ गई कि पानीपत की सारी इंडस्ट्री बंद है और डाइंग प्रिंटिंग बंद है, तो टेक्सटाइल पूरी बंद है, क्योंकि उसकी नींव ही डाइंग और प्रिंटिंग है। तो जिस तरीके के ऑर्डर हैं, एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर हैं, तो उनको अगर आप ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं साथ तो ये भारत की लगेगी और वो बिजनेस भी जो है चाइना में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, ये हमारा जो कम्पिटिटर है चाइना है, और चाइना के बाद बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इवन श्रीलंका भी है। श्रीलंका बल्कि बांग्लादेश तो बहुत तरक्की पे है, तो वो हमारे ऑर्डर सारे वहां शिफ्ट हो जाएंगे, चाइना में बहुत शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे ऑर्डर एक बार शिफ्ट होने के बाद ना दोबारा कस्टमर देते हुए 10 बार सोचता है कि भाई ये तो टाइम पे दे नहीं पाते, यहाँ तो इंडिया में समस्याएं बहुत हैं, अफसरी साई बहुत ज्यादा है, कभी ऑर्डर पकड़ेंगे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या परमानेंट बिजनेस खत्म होता है, जो डॉलर आते हैं वो आने रुक जाते हैं। केशव, कुछ और पूछना चाहें आप? जितेंद्र, वही सवाल एक बार मैं चाहूंगा कि आप पूछें, क्योंकि भीमराणा जी भी डाइंग एसोसिएशन के प्रधान हैं, और एक सिक्के के 2 पहलू वाली बात है कि माना कि जो व्यापारी हैं उन्हें बहुत नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन नुकसान पर्यावरण को भी तो पहुंच रहा है। अब तराजू में रखा जाए अगर इस चीज को कि एक तरफ व्यापारियों का नुकसान, रोजगार का नुकसान, और दूसरी तरफ पूरे पर्यावरण का नुकसान, लोगों के स्वास्थ्य का नुकसान, तो कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी होगा? राणा जी, एक तरफ आप अगर देखें, पर्यावरण को भी देखें, पर्यावरण को भी नुकसान है, व्यापारियों को भी नुकसान है। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा पलड़ा भारी लगता है? और लगातार जो देखें तो एनसीआर में लगातार जो है ये बड़ी समस्या रही है पर्यावरण को लेकर, तो इसमें इंडस्ट्री वगैरह का क्या योगदान है? और जिस तरीके से एक किस्म से मैं कहूंगा कि ये आज से जो शुरू हुआ है, क्या ये गलत है? ये भी तो मतलब होना चाहिए ना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा है, ये सवाल होना ही चाहिए। देखिए, पर्यावरण साफ सुथरा होना है, सबका हक है, हमारा भी है, सबका है। और एक एनसीआर का नहीं, बॉम्बे वालों का भी है, नागपुर वालों का भी है, लुधियाना वालों का भी है, और सूरत वाले, अहमदाबाद वालों का भी, सबका है। पर एक एनसीआर में ही समस्या आती है, वो ज्यादा है। उसकी एक मैं आपको बताता हूं, जो हमें पर्यावरण साफ करने के लिए हमें टाइम दिया जाना चाहिए कि भाई आपके पास 1 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम, आप ये चीज इक्विपमेंट चेंज के लिए हम कर लें। वो हमारे को करने का टाइम नहीं दिया। अभी 2-3 साल पहले हमारे को पेटकोक जो फ्यूल यूज होता था, बहुत अच्छा फ्यूल था, वो 3 स्टेट में बंद कर दिया,
हरियाणा, यूपी, राजस्थान। आज भी हमें सूरत और लुधियाना, अहमदाबाद से कंपटीशन करना पड़ रहा है। उनके सामने हम टैक्स में टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां बड़ी सस्ता फ्यूल है। और अब हम पीएनजी पे तो उनके सामने बिल्कुल टिक ही नहीं पाएंगे। तो हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्या इसके लिए जो आप लोगों को चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए, उसकी तरफ से सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी? जैसे एनजीटी के थ्रू जो ये ऑर्डर पास हुआ था, तो क्या आप लोगों को बताया नहीं गया था कि ये चीजें होने वाली हैं? और ऑर्डर भी था, तो उस समय में क्यों नहीं पूरा कर पाए? बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी थी, अगर मैं पानीपत की बात करूं तो बहुत सी शिफ्ट भी हुई है। यहाँ पर इतनी क्या कमी रह गई? मैं बताता हूँ। बेसिकली पहले बता चुका हूं कि हमें इतने इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, साधन अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बता, इतने बर्नर नहीं अवेलेबल नहीं है, और इतने बैक फिल्टर, इतने बॉयलर अवेलेबल नहीं है, और इतनी ईएसपी अवेलेबल नहीं है। इनके लिए समय चाहिए, पैसा चाहिए। अब आगे की रणनीति क्या है, मैं सब स्पष्ट जानना चाहूंगा। आगे की आपकी किस तरीके की रणनीति है? व्यापारी आज जो जुड़ने वाले हैं, बड़ी मीटिंग बता रहे हैं कि एनसीआर के तमाम जो हैं, जितने भी डाइंग एसोसिएशन से हो या हैंडलूम एसोसिएशन से हो, वो लोग बैठेंगे आपके साथ। क्या मीटिंग करेंगे, क्या रणनीति है, इसको लेकर स्पष्ट करें। आज तो हम एनसीआर की मीटिंग नहीं कर रहे हैं। आज पहले पूरे पानीपत को इकट्ठा करेंगे, पहले अपने घर को इकट्ठा करें, पूरे पानीपत को इकट्ठा करें, फिर बातचीत करेंगे भी हमारी क्या प्लान है। क्योंकि एक डाइंग बंद होना, प्रिंटिंग बंद होना, तो एक ऑल ओवर टेक्सटाइल बंद होना है। तो पानीपत में लगभग 20 से 21,000 यूनिट है लगभग, जो एमएसएमई में दर्ज हैं। जो छोटी छोटी जो दर्ज भी नहीं है, उनकी तो हम गिनती नहीं करते। तो वो सारी आज बंद के कगार पे आ जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है? रोड जाम करना है, या हमें संसद की ओर मार्च करना है? तो उसके लिए एक प्लान हम तैयार करेंगे, फिर पूरे एनसीआर में इसकी मीटिंग करेंगे, उसके लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। कितने लोग जुड़ेंगे इस आपके जो बंद का आह्वान कर रहे हैं, इसमें कितने लोग जुड़ने की संभावना है? पिछली बार सिर्फ हमने पानीपत का किया था, तो हमारे 60 से 70,000 आदमी इकट्ठे रोड पे उतरे थे पिछले साल भी। इस साल हम पूरे एनसीआर को करेंगे, और पानीपत में नहीं करेंगे, हर जगह करेंगे। तो हमें लगता है 5-7 लाख आदमी अब की बार हम एनसीआर में इकट्ठे करके कई कई जगह इसके प्रदर्शन करेंगे। देखिए केशव, सारे सब कुछ जो भीम राणा ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में जो है एनसीआर के तमाम व्यापारियों के साथ, जिनकी छोटी छोटी डाइंग यूनिट है, मैं कहूंगा उसके साथ भी जो हैंडलूम के जो है बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो तमाम जुड़ने वाले हैं। और उसको लेकर जो है वो सड़कों पर जाएंगे। यहाँ तक कि संसद का भी उन्होंने घेराव की बात की है। तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं संकट जरूर पैदा कर रहा है। चाहे वो रोजगार से क्षेत्र में जुड़े लोगों से हो, चाहे व्यापार से जुड़े हो, या आम आदमी हो। मैं आम आदमी की बात उससे कहूंगा जो इन हैंडलूम फैक्ट्रियों के बाहर चाय की दुकान कर रहे हैं, या रिक्शा पर ओवरलोड लेकर चलते हैं, या जिस तरीके से भी इनसे हैंडलूम से जुड़े हुए हैं, उनको सभी को दिक्कत होने वाली है। जी, अगर अब ऐसी ही बात है जितेंद्र, तो स्पेसिफिकली क्यों पर्यावरण विभाग और सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टारगेट कर रही है? आप जरा पूछिए भीम राणा जी से। अगर वो मान रहे हैं कि और भी प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत हैं, केवल यहीं से प्रदूषण नहीं फैल रहा है, तो फिर टारगेट इसी को क्यों किया जा रहा है? कारण तो कुछ ना कुछ होगा ही। राणा जी, जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण के लिए और भी जिम्मेदार हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं आपको इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन हमें पहले भी किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये बेसिकली जो पर्यावरण है वो एक मौसम का है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि व्हीकल्स दिल्ली में एनसीआर में ज्यादा है, उनका प्रदूषण है। इंडस्ट्री का तो खुद ये बोलते हैं कि 7 से 8% है। मैं आपको बोलता हूँ, आज इंडस्ट्री बंद है, क्या एक्वाई लेवल अब सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। दिवाली के बाद हमारी 6 दिन फैक्ट्रियां बंद होती हैं, छठ पूजा तक बिल्कुल बंद होती हैं, क्योंकि छठ पूजा तक हमारा वर्कर काम ही नहीं करता दिवाली से। उस टाइम कौन सा लेवल सुधर जाता है? नहीं सुधरता। सिर्फ एक इंडस्ट्री एक सॉफ्ट टारगेट है, उसको बंद करना, क्योंकि ये लोग रोड पर नहीं उतर सकते, ये व्यापारी को एक कमजोर समझते हैं। ठाई इनको बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ता है इनको कि तुमने पर्यावरण के लिए क्या किया। तो इन पर और कुछ बताने के लिए है नहीं, तो हमने इंडस्ट्री को बंद कर दिया। शायद इंडस्ट्री को बंद करना अपनी शान समझते हैं। ये जो अपने घर परिवार से लोग छोड़ के आए हैं, काम करने आए हैं, अपनी तनख्वाह खाते हैं, दिहाड़ी खाते हैं, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बातें पूरी करनी है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इंडस्ट्री बंद कर दी, सॉफ्ट टारगेट कर दिया। जी ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं वापस आपके पास आऊंगा। एक बार लोगों को पर्यावरण के बारे में नुकसान जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो बताते हैं, फिर मैं बात करूंगा दोबारा से एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कि जरा ग्राफिक्स वो दिखाइए एक बार कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। और बहुत सारी साधन है, बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं
जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और वो जो प्रदूषण है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ये जो दो मुख्य हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो मुख्य हैं जिसके कारण पूरा एनसीआर जो है वो जहरीली हवाओं की चपेट में आ जाता है। सरकारें इसके लिए पराली को कारण बताती हैं। पराली को रोकने के लिए भी जगह जगह चीजें की जाती हैं, सजगता अभियान चलाए जाते हैं, हरजाने लगाए जाते हैं, लेकिन हर छोटी बड़ी चीज जिसके ऊपर भी बात पहुंचती है वो यही कहता है कि हमें ही क्यों। जब किसानों तक बात पहुंचती है तो किसान ये कहते हैं कि और भी बहुत सारे स्रोत हैं, हमें ही क्यों। अब डाइंग एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा जी से हमारे संवाददाता जितेंद्र बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे स्रोत हैं जहां से प्रदूषण निकलता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। ऐसे ही जब और किसी तीसरी चीज के पास जाया जाता है तो वो यही कहते हैं अब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटी छोटी चीजें मिलकर ही बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है वो पैदा कर देती हैं। इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियां हैं जिससे कि प्रदूषण गंदा ना हो, पर्यावरण गंदा ना हो। ऐसे में समझना सभी को होगा, भागीदारी सभी की सुनिश्चित होगी, और कोई बड़ा बदलाव बिना नुकसान उठाए हो जाए ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इसी सवाल के साथ मैं वापस आता हूं आपके पास जितेंद्र शर्मा। जब किसानों के पास जाया जाता है तो किसान कहते हैं कि पराली जलाने से ही अकेला प्रदूषण थोड़ा ही ना होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें ठीक कीजिए। ऐसे ही अब जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर रोक लगाई है, वो भी कोई हमेशा के लिए रोक नहीं है, कोई स्थायी रोक नहीं है, एक अस्थायी रोक है जो कि कुछ समय के लिए सर्दियों के समय लगाई जाती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे स्रोत हैं, हम पर ही क्यों कुछ लगाया जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सब अगर करेंगे तो उसके बाद ही चीजें ठीक होंगी। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जैसा कि भीम राणा जी कह रहे हैं कि हमें कुछ साल का समय दिया जाना चाहिए, उसके बाद चीजें ठीक होनी चाहिए। तो क्या समय पहले नहीं दिया गया था? जो पिछला 1 साल था उसके दौरान क्या इस तरीके की किसी चीज के ऊपर विचार नहीं किया गया? जितेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी जी। मैंने सवाल बताया है, मैं दोहराऊं अगर आप कहें तो? जी जी। हाँ, सवाल ये है कि किसान कहते हैं जब पराली जलाने की बात आती है, उन पर चालान लगाए जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि अकेले हम ही पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। अब यही बात टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है। भीम राणा जी कह रहे हैं कि अकेले टेक्सटाइल इंडस्ट्री से थोड़ी ना हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सभी थोड़ा थोड़ा रोकेंगे जब ही तो पूरा प्रदूषण रुक पाएगा। जितेंद्र, मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए ठीक है जितेंद्र, अब बहरहाल बहुत सारी जानकारियां दी आपने, भीमराणा जी से भी बात कराई, बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। भीमराणा जी को भी एक बार धन्यवाद बोलिएगा हरियाणा न्यूज की तरफ से हमसे बातचीत करने के लिए। तो ठंड में प्रदूषण से जंग के लिए सोनीपत और पानीपत ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जद में आ गया है। अब इसकी वजह से सोनीपत और पानीपत में लाखों लोगों के रोजगार पर अब संकट खड़ा हो गया है। एनसीआर में आज से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो गया है। इसके तहत कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेशों पर अब टेक्सटाइल नगरी के उन 500 डाई हाउसेज और 100 कंबल प्लांट को बंद कर दिया गया है जो कि कोयले से चल रहे हैं। चलिए, इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।